नमस्कार साथियों केडी क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो राजस्थान का भूगोल का जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, तो हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी, 3 संदर्भ में पूछी गई थी। और इसके अलावा राजस्थान के विस्तार में हमने राजस्थान का सामान्य विस्तार पढ़ लिया था। राजस्थान के विस्तार को भी 3 संदर्भ में पढ़ेंगे, सामान्य विस्तार और दूसरा है अक्षांशीय विस्तार और तीसरा है देशांतरीय विस्तार। तो आज विस्तार में हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार, देखो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को समझने के लिए हमें ग्लोब पर जाना होगा, यानी अक्षांशीय विस्तार पहले हमें इसकी ग्लोबीय स्थिति देखनी पड़ेगी। जो ग्लोबीय स्थिति है, हम बात करते हैं जो पृथ्वी को 2 समान भागों में जो बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उस अक्षांश रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, तो इसी रेखा का नाम है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो उत्तरी भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और उत्तरी गोलार्ध का जो अंतिम बिंदु है, जिसे 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अक्षांश बोलते हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी भाग का जो अंतिम बिंदु है, जिसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे उत्तरी ध्रुव के नाम से। तो ध्यान रखना, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींची जाने वाली जो रेखा है, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी। आपको ध्यान है कि राजस्थान की जो स्थिति थी वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में राजस्थान की स्थिति है, यानी यहाँ हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी। यहाँ राजस्थान की स्थिति है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है वो किस अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांश। गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान से गुजरने वाले जो संपूर्ण अक्षांश है वो कौन से अक्षांश होते हैं? उत्तरी अक्षांश कहे जाते हैं। अब राजस्थान में आपको ध्यान है कि राजस्थान का ये जो भाग है, जो ये बोरकुंडा वाला भाग है, राजस्थान का दक्षिणतम भाग है। ये जो दक्षिणतम भाग है, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है उस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री 3 मिनट है। यानी
23 डिग्री 3 मिनट। और ये जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांशीय बिंदु है जो कोणा गांव से होकर गुजरता है, तो ये जो अक्षांश है ये है 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और कौन सा अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का जो संपूर्ण अक्षांश है वो कौन सा है, उत्तरी अक्षांश ही है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अब आपको ध्यान है कि राजस्थान का ये जो दक्षिणतम भाग है, यहाँ से ये जो उत्तरीतम भाग है, ये संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। और राजस्थान का जो विस्तार हो रहा है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है इसका विस्तार। तो ध्यान रखना राजस्थान, अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि राजस्थान का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक हम देखते हैं। तो इसके बीच में जो संपूर्ण जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूँ तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो अब इसमें 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दोगे। तो ध्यान रखना हमेशा मिनट में से मिनट घटानी है और डिग्री में से डिग्री घटानी है। यानी 12 मिनट में से 3 मिनट घटा दो, कितने मिनट बचेगी, 9 मिनट। और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो कितनी डिग्री बचेगी, 7 डिग्री। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। तो ये अब यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि राजस्थान से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं। तो राजस्थान से कुल गुजरने वाले अक्षांशों की संख्या पूछे तो भाई, तो राजस्थान से गुजरने वाले कुल अक्षांश देखो, राजस्थान से जो ये अक्षांश गुजर रहा है 23 डिग्री 3 मिनट, तो यहाँ से जो पूर्ण अक्षांश गुजरेगा वो यहाँ से पहला पूर्ण अक्षांश गुजरेगा वो 24 डिग्री गुजरेगा, और अंतिम अक्षांश होगा वो कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 24 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, तो टोटल कितने अक्षांश होते हैं, 7 अक्षांश होते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाले कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो पूर्ण अक्षांश तो कितने हो जाएंगे, 7 अक्षांश। अब कौन कौन से गुजरते हैं, देखो 24 से स्टार्ट करना है क्योंकि 23 डिग्री तो नीचे ही चला जाता है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये टोटल इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 7। यानी राजस्थान से पूर्ण अक्षांश से 7 गुजरते हैं, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26, 27, 28, 29 सारे कौन से अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश। अब देखो इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राजस्थान से जो गुजरने वाला जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है। तो आपको पूछ ले कि भी राजस्थान से गुजरने वाला जो मध्यवर्ती अक्षांश, तो ध्यान रखना राजस्थान से जो गुजरने वाला जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा हो जाएगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
देखो कुल 7 अक्षांश गुजरते हैं, तो इनमें मध्यवर्ती देखेंगे तो 3 ऊपर वाले छोड़ दो और 3 नीचे वाला, तो ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा 27 डिग्री। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो एक तो ध्यान रखना, जिलों की बात करता हूँ तो एक तो जैसलमेर से गुजरता है पूर्ण रूप से, इसके बाद ये जयपुर से और एक दौसा। तो ये मूलतः जैसलमेर, जयपुर और दौसा से होकर गुजरता है। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो जैसलमेर, जयपुर और दौसा से होकर गुजरता है। अब अगली बात देखो, अगला प्रश्न ये उठता है इसके अंदर कि राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान से गुजरने वाला यानी राजस्थान से जो गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश पूछे ना, तो वो ध्यान रखना वो है 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और आपको ध्यान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। तो राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश पूछे तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना। और 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा की बात करते हैं हम, राजस्थान से कर्क रेखा का क्या संबंध रहता है। तो राजस्थान में कर्क रेखा, ये जो राजस्थान का जो ये भाग है ये कौन सा भाग है, दक्षिणतम भाग है। क्योंकि राजस्थान का ये जो नीचे वाले भाग से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये राजस्थान का कौन सा भाग है, दक्षिण भाग है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर। एक जिला है जिसे डूंगरपुर है, और एक ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इन दोनों जिलों में इनकी क्या स्थिति है, ये जो डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, ये जो कर्क रेखा ये डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा को छूते हुए कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा को छूती हुई, और एक गांव है जिसका नाम है चीखली गांव। तो ये दक्षिणी सीमा को छूती हुई चीखली गांव से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा में ये जो कर्क रेखा है वो कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर गुजरती है। तो वास्तव में ये प्रॉपर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से होकर नहीं गुजरती है। ये कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा को, ये वाला भाग इधर डूंगरपुर है, इधर वाला बांसवाड़ा है। राजस्थान के नक्शे में देखेंगे तो डूंगरपुर के दक्षिण भाग को छूते हुए और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब बात आती है कि इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो कर्क रेखा की इस राजस्थान में जो टोटल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई भी पूछे तो ध्यान रखना 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है, ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर की हिस्से में है, और कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग है वो न्यूनतम जो भाग है, ये जो हम कह सकते हैं
कि ये जो बांसवाड़ा का ये जो कुशलगढ़ वाला क्षेत्र है ये आता है थोड़ा, और ये डूंगरपुर की कुछ एक दक्षिणी सीमा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के अधिकांश तो भाग है जो कर्क रेखा के ऊपर के हिस्से में है। तो एक प्रश्न या एक छोटा सा प्रश्न एक और पूछा जाता है कि राजस्थान कर्क रेखा यानी राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ध्यान रखना वो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। और सबसे तिरछी बात करते हैं कि सबसे तिरछी किरण पड़ती है तो वो पड़ेगी, ध्यान रखना, गंगानगर। किस जिले में? गंगानगर। क्यों भाई? इसका क्या कारण है? देखो ध्यान रखना कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकाव में और सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो वो जब उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो अधिकतम 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में जब जाती है तो अधिकतम 23.5 डिग्री तक ही जाती है। तो इस वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी अधिकतम 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी? सीधी पड़ती है। तो अब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री, अब 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा का अधिकांश भाग राजस्थान के किस जिले में आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो अधिकांश भाग राजस्थान का बांसवाड़ा में, तो यानी सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी है वो बांसवाड़ा में। अब ज्यों-ज्यों हम उत्तर की साइड में जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाती है? तिरछी होती जाती है। और अपने उत्तर में कौन सा जिला है? गंगानगर। तो इसकी वजह से सबसे तिरछी किरणें भी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में पड़ेगी। तो ध्यान रखना ये कर्क रेखा का राजस्थान में संबंध। अब देखो कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा, जैसे ये अपने कर्क रेखा है, यहाँ कर्क रेखा की बात करता हूँ। ये राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। देखो यहाँ मध्य प्रदेश, कौन सा क्षेत्र आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिस जिले का नाम है धार। कौन सा जिला है? धार। और धार जिले में एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है मेहंद झील। कौन सी झील है? मेहंद झील। यानी धार जिले में एक झील है जिस झील का नाम है मेहंदे झील है। या मेहंद झील से एक नदी निकलती है। मेहंद झील से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है। और ये नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए बांसवाड़ा, कहाँ? बांसवाड़ा में। कहाँ बहती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले में यहाँ जिस स्थान पर ये प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है खांदू। स्थान का नाम क्या है? खांदू। यहाँ से ये प्रवेश करते हुए प्रतापगढ़, ये कर्क रेखा को काटते हुए प्रतापगढ़ और उदयपुर की सीमा बनाते हुए और वापिस दक्षिणी भाग में डूंगरपुर जिले में बहते हुए और गुजरात में चली जाती है। तो देखो ये जो झील है, इस झील का कर्क रेखा से क्या संबंध है? क्या प्रश्न उठता है इस झील से, नदी से? तो ये जो माही नदी है, ये माही नदी देखो जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद ये एक बार कर्क रेखा को काटती है, उसके बाद वो वापस दोबारा जब राजस्थान से बाहर निकलती है तो उसी समय भी वो कर्क रेखा को क्या कर रही है? काटे रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उस नदी का नाम है माही नदी।
कौन सी नदी है? माही नदी। तो ध्यान रखना, माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बारे काटती है। ठीक है भी। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो कि ये जो माही नदी है, इस माही नदी का जो राजस्थान में ये जो बहती है वो किस आकार में बहती है भी? तो ये जो माही नदी है वो राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। किस आकार में बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है। तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी भी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि माही नदी में अगर कर्क रेखा को शामिल कर लिया जाए, माही नदी में अगर कर्क रेखा को शामिल कर लिया जाए तो वो किस शब्द का निर्माण करती है? तो देखो ये माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और ये एक कर्क रेखा है। अगर कर्क रेखा को इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो वो अंग्रेजी के ए अक्षर का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करती है? अंग्रेजी के ए अक्षर का निर्माण करती है। और बहती कैसे है? उल्टे यू आकार में बहती है। तो ये थोड़ा कर्क रेखा के बारे में ध्यान रखना। वैसे इंडिया लेवल में भी कर्क रेखा की जानकारी आती है कि भारत में कर्क रेखा, जो आपको ध्यान है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और उन्हीं में से अपना एक राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये थी भी कर्क रेखा। तो हमारा जो पॉइंट था वो अक्षांशीय विस्तार था। अब ये अक्षांशीय विस्तार आपको पता हो गया कि जो राजस्थान का जो अक्षांशीय जो कुल विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। 7 डिग्री 9 मिनट, क्योंकि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है भी। तो ये था भी अक्षांशीय विस्तार। अब कि ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि राजस्थान से गुजरने वाले जो कुल अक्षांश की बात आती है और प्रश्न इसमें आ जाता है लगभग का, कि लगभग कितने अक्षांश गुजरते हैं। तो क्या करना है? ध्यान रखना। तो लगभग में आप ध्यान रखोगे 7 और 8। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री और ये मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। यानी 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो ये जो 7 और 8 इनके जो बीच का 60 मिनट होती है, तो इसका जो मध्य अर्धांश है वो कितने मिनट का होता है? 30 मिनट। यानी 30 मिनट से जो पहले मिनट आती है वो तो किसके नज़दीक मानी जाएगी? 7 के। और 30 व 30 से आगे अगर मिनट आएगी तो वो किस में जुड़ेगी? 8 में। तो इसमें बात देखो, मिनट आ रही है कितनी? 9। तो किसके नज़दीक है? 7 के नज़दीक है। इसलिए लगभग में भी प्रश्न पूछे कि राजस्थान से लगभग कितने अक्षांश गुजरते हैं, तो अपना उत्तर क्या माना जाएगा? 7 अक्षांश माना जाएगा। ठीक है भी। इसके बाद देखो अगली बात करता हूँ, अक्षांश से संबंधित ही है, अक्षांशों से, और जिसमें हम बात करते हैं ताप कटिबंध की। राजस्थान का ताप कटिबंध। तो राजस्थान का ताप कटिबंध को समझने के लिए हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा पहले। और ग्लोब के बारे में, यानी इस ग्लोब से पर स्थित जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसके बारे में पहले देखेंगे। यानी राजस्थान का तो ताप कटिबंध है वो भी अक्षांशों पर स्थित है। तो इससे रिलेटेड है ये, यहीं पर थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो राजस्थान का जो ताप कटिबंध है, इस ताप कटिबंध को समझने के लिए पहले ग्लोब पर स्थित जो महत्वपूर्ण अक्षांश है, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, उनके बारे में देखो। हमने पढ़ा था
कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिन्हें भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिन्हें कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है भाई? आर्कटिक वृत्त। और जो अंतिम अक्षांश है, जिन्हें उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। तो उसी तरह ध्यान रखना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिन्हें कहा जाता है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिन्हें कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं खींची है। देखो, पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिन्हें आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिन्हें अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के ताप कटिबंध की। तो आपको ध्यान होगा कि वर्ष भर में, अभी मैंने बताया था कि जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और इसी 23.5 डिग्री झुकाव से ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो जिससे वर्ष भर में 4 स्थितियां पैदा होती है। कितनी स्थिति पैदा होती है? 4। एक होती है यहाँ कर्क रेखा पर, यानी 21 जून के दिन सूर्य किस रेखा के सामने होता है? कर्क रेखा के सामने। क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के सामने होता है। और 22 दिसंबर के दिन सूर्य है वो मकर रेखा के सामने होता है। उसके बाद 21 मार्च व 23 सितंबर 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन सूर्य है वो भूमध्य रेखा के सामने होते हैं। यानी ये वर्ष में 4 स्थितियां पैदा होती है। देखो, जब सूर्य 21 मार्च के बाद सूर्य है वो धीरे धीरे किस गोलार्धों में चला जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो वो सूर्य की स्थिति होती है उत्तरायण। तो वो सूर्य की कौन सी स्थिति मानी जाती है? उत्तरायण स्थिति मानी जाती है। और उसके बाद सूर्य है वो 21 जून के बाद सूर्य है वो वापस भूमध्य रेखा के सामने आता है। और 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा के सामने
होता है। उसके बाद 23 सितंबर के बाद सूर्य है वो किस गोलार्ध में चला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो वो सूर्य की जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है? दक्षिणायन स्थिति होती है। तो अब देखो 22 दिसंबर के बाद सूर्य वापिस भूमध्य रेखा के सामने चला जाता है, भूमध्य रेखा की तरफ आता है और 21 मार्च के दिन वापिस सूर्य किस रेखा के सामने आ जाता है? भूमध्य रेखा के सामने आता है। तो देखो सूर्य की जो अधिकतम लंबवत किरणें पड़ेगी वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो हम कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो हम कहते हैं मकर रेखा तक। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस भाग में ही कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? लंबवतें पड़ती है। अब देखो जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है अर्थात उनका मार्ग छोटा होता है, यानी जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उनका मार्ग छोटा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो तापमान रहता है क्या रहता है? अधिक। यानी यहाँ तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है, जिसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। यानी उष्ण कटिबंध यहाँ इसे क्यों कहते हैं इस भाग को? कर्क रेखा से मकर रेखा तक, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने की वजह से यहाँ इस किरणों को पहुँचने में समय लगता है कम, यानी इनका मार्ग छोटा होता है। तो इसकी वजह से ये भाग गर्म रहता है, जिसे हम किस कटिबंध के नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं 23.5 से 66.5 डिग्री। 23.5 से 66.5 डिग्री क्या होता है कि इस भाग में 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी रहती है। कैसे? जब सूर्य उत्तरायण में होता है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब तो यहाँ, हालांकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, लेकिन ये इस भाग के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो इस भाग में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। तो ये हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो 23.5 से 66 जो वाला जो भाग है, यहाँ 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी का मौसम रहता है, इसलिए इस भाग को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। यानी शीत ऋतु भी, यानी यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों कटिबंध पाए जाते हैं, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो 23.5 से 66.5 डिग्री ये भी क्यों कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो आपको पूछ ले कि भी शीतोष्ण कटिबंध किस अक्षांश से किस अक्षांशों के मध्य है? तो शीतोष्ण कटिबंध है वो 23.5 से 66.5 डिग्री। तो 23.5 से 66.5 डिग्री का ये जो वाला भाग है, यहाँ कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध पूछे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो कटिबंध पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो शीतोष्ण और उष्ण दो कटिबंध पढ़े हैं हमने। उसके बाद बात करते हैं 66.5 से और 90 डिग्री। 66.5 से 90 डिग्री वाला जो भाग है, यानी यहाँ पर कहते हैं कि वर्ष भर ठंड ही रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। यहाँ पर सूर्य की किरणें, यानी ये सूर्य की किरणों से अधिकता होने के कारण, यानी दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, और नहीं पड़ने की वजह से यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है वो शीत कटिबंध पाया जाता है। यानी यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है? ठंड ही रहती है। तो शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के भाग में जो कटिबंध पाया जाता है वो कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीत कटिबंध पाया जाता है। तो हमने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध 3 महत्वपूर्ण कटिबंध के बारे में बात करी। अब देखो
बात करता हूँ मैं, इन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न होता है कि सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक अक्षांश है वो किस कटिबंध में स्थित है। एक प्रश्न है कि सर्वाधिक अक्षांश है वो किस कटिबंध में स्थित है। तो देखो सर्वाधिक अक्षांश की बात करता हूँ, देखो ये 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 कितने अक्षांश हो गए? 43 अक्षांश। यानी 43 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 43 ही अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। तो 43 अक्षांश प्लस 43, तो टोटल कितने हो गए? 43 प्लस 43 यानी 86। यानी शीतोष्ण कटिबंध में कुल कितने अक्षांश पाए जाते हैं? 86। और सर्वाधिक यही कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध जिसमें सर्वाधिक अक्षांश पाए जाते हैं। अब देखो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, इस शीतोष्ण कटिबंध को भी 2 भागों में बांटा गया है। शीतोष्ण कटिबंध को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी ये शीतोष्ण कटिबंध के उपभाग माने जाते हैं। किसके उपभाग है? इस शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध को 2 उपभागों में बांटने वाली जो अक्षांश है उसका नाम है 45 डिग्री अक्षांश। यानी 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो शीतोष्ण कटिबंध को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंध को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी भी? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखो 23.5 से 45 डिग्री, 23.5 से 45 डिग्री जो के भाग का ये जो कटिबंध है इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यानी इस वाले भाग की अपेक्षा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और 45 से 66.5 डिग्री, 45 से 66.5 डिग्री वाला ये जो भाग है इसे बोलते हैं शीत शीतोष्ण। कौन सा कटिबंध? शीत शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो देखो शीतोष्ण कटिबंध के 2 उपभाग होते हैं, ध्यान रखना। और शीतोष्ण कटिबंध को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश कौन सा है? 45 डिग्री अक्षांश है, ध्यान रखना। 23.5 से 45 डिग्री के बीच का जो भाग है इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री का ये जो भाग है अक्षांश इसे बोलते हैं शीत शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखो राजस्थान की क्या स्थिति है अपनी। राजस्थान की स्थिति अपने को ध्यान है कि राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 23 डिग्री 3 मिनट। यानी हम ग्लोब पर देखेंगे तो ये राजस्थान यानी ये वाला भाग है राजस्थान, यानी राजस्थान इस भाग में है। तो देखो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री से ये जो नीचे वाला भाग है यानी यहाँ कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण। तो ये जो राजस्थान का ये देखो दक्षिणतम वाला भाग, ये जो राजस्थान का ये वाला भाग है जो कर्क रेखा से नीचे है, तो वहाँ पर कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और कर्क रेखा से जो ऊपर वाला भाग है यानी 23.5 से ऊपर, और ये यहाँ तक जो ये भाग है यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यानी 23.5 से नीचे तो उष्ण कटिबंध और 23.5 से ऊपर कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो देखो हमारा पॉइंट यही था राजस्थान का ताप कटिबंध। तो अब बताओ कि राजस्थान में कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पूछे कितने ताप कटिबंध है, तो 2 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। 2 ताप कटिबंध कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है उष्ण और एक कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण।
तो राजस्थान में 2 कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण व उपोष्ण। अब देखो राजस्थान में अधिकांश कटिबंध पूछे कि राजस्थान में अधिकांश कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो देखो आप डायग्राम में देख सकते हो कि राजस्थान में अधिकांश, ये जो उष्ण कटिबंध वाला भाग है ये तो 23.5 डिग्री से नीचे वाला भाग है, और 23.5 डिग्री से नीचे तो राजस्थान में जो भाग बचता है वो 27 मिनट ही बचता है। कितने मिनट बचता है? 27 मिनट। कैसे? देखो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा कितने डिग्री है? 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 बोलते हैं तो यानी 23.5 डिग्री हो गया तो 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं इसे। और राजस्थान का ये जो राजस्थान का जो अक्षांश दक्षिणी भाग है जहाँ से अक्षांश गुजरता है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट है। वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट है। तो ध्यान रखना, डिग्री तो सेम हो गई, हमेशा डिग्री में से डिग्री घटानी है और मिनट में से मिनट घटानी है, ये ध्यान रखना है। तो देखो ये 23 मिनट है और 3 मिनट, अब 23 में से 3 घटा दो 27 मिनट, यानी राजस्थान का दक्षिण भाग और कर्क रेखा के जो बीच से की जो दूरी है वो कितनी आती है? 27 मिनट की दूरी है। तो इस 27 मिनट वाले इस भाग में सिर्फ कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और बाकी जो भाग है जिसमें कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो वैसे संख्या पूछे तो 2 कटिबंध हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश कटिबंध पूछ ले कि राजस्थान में अधिकांश कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सी रेखा है जो राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों में बांटती है, तो वह रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा है वो राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों में बांटती है। तो देखो कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग तो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध है। तो 2 कटिबंधों में बांटने वाली अक्षांश रेखा पूछे तो कर्क रेखा है। तो ये था भी राजस्थान का ताप कटिबंध जो अक्षांशीय स्थिति पर आधारित है, अक्षांश रेखाओं पर आधारित ही है ये। तो राजस्थान में ताप कटिबंध की स्थिति दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति समझने के लिए राजस्थान जो ग्लोब की जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, वो भूमध्य रेखा है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त कहा जाता है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। यानी इस वाले भाग में ही सिर्फ सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। और जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। अधिक रहने की वजह से यहाँ जो कटिबंध पाया जाता है वो कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री इस वाले भाग में 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी का मौसम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 66.5 से 90 डिग्री वाले भाग में गर्मियों में भी सर्दी पड़ती है और सर्दियों में भी क्या रहती है? सर्दी रहती है। यानी सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ अधिकांशतः ठंडी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है वो कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीत कटिबंध पाया जाता है। और राजस्थान का जो
भाग है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, जिसमें 23.5 डिग्री से जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है, और 23.5 से जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो ये था भी राजस्थान कि अक्षांशीय विस्तार प्लस राजस्थान का तापीय कटिबंध। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में, और वो चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।